इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आपको ऐसा ही वीडियो बाकी चैप्टर्स के लिए चाहिए वेयर चैप्टर वाइज आई कवर all the important articles and concepts, do let me know in the comment section and I hope you enjoy the video. आणि मला सांगा बाकी चॅप्टर्स साठी असे व्हिडिओज हवे आहेत. तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट. और पहला ही चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट. नाउ व्हेन आई से सॉलिड, यार इसका मतलब क्या है? व्हेन आई से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सॉलिड, तो वो सॉलिड का मतलब क्या है? तो मान लो बॉस कि अगर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया एक डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा. अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को चिपक चिपक के बैठे हैं, चिपक चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे कि लगा हो जैसे गम. तो सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे को चिपक चिपक के चिपक चिपक के चिपक चिपक के बैठे हैं. अब पार्टिकल्स एक दूसरे को चिपक चिपक के बैठे हैं, इसीलिए उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग. और इन दोनों में आपको दिख रहा होगा स्पेस इज वेरी लेस. सो नाउ व्हेन आई से सॉलिड, आप बोलोगे ये दो पार्टिकल एक दूसरे को चिपक चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें. तो ऐसे ही ये पार्टिकल्स चिपक चिपक के बैठे हैं और इनमें स्पेस ही नहीं है. सो सॉलिड इज अ कंपाउंड वेयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग बट द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग बट द स्पेस इज वेरी लेस. स्पेस कम है बट बॉन्ड स्ट्रांग है. उसके बाद अब ये जो सॉलिड्स होते हैं ना बॉस, ये सॉलिड्स होते हैं दो टाइप के. एक सॉलिड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक सॉलिड को हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड. अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्लास के वो डिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं. मैम क्लास के डिसिप्लिन्ड बच्चों का मतलब क्या है? तो बॉस क्लास के डिसिप्लिन्ड बच्चों का मतलब है, क्लास के डिसिप्लिन्ड बच्चों का मतलब है यहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल 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 एक दूसरे के नीचे ऐसे लाइन में बैठे हैं. इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन. और एमोर्फस मतलब क्लास के बिगड़ैल बच्चे. एमोर्फस मतलब क्लास के बिगड़ैल बच्चे. व्हाट डू यू मीन बाय बिगड़ैल? कोई डिसिप्लिन नहीं है, पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज. सो पार्टिकल्स डिसिप्लिन से अरेंज होंगे तो क्रिस्टलाइन और रैंडमली अरेंज होंगे तो एमोर्फस. अब जो डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं वो दूर दूर तक चलते हैं, सो दे आर लॉन्ग रेंज कंपाउंड्स, दे आर शॉर्ट रेंज कंपाउंड. उसके बाद डिसिप्लिन्ड बच्चे, उनके खाने का पीने का टाइम फिक्स होता है. वैसे ही क्रिस्टलाइन जो है वो डिसिप्लिन्ड है तो इट हैज अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन एमोर्फस बोलता है हमारा ऐसा नहीं है, वी डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद ये वाले जो है क्रिस्टलाइन, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर. मैम एनआइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है? तो बॉस एनआइसोट्रोपिक का मीनिंग देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से. दो टर्म्स है, एक को हम बोलेंगे एनआइसोट्रोपिक और दूसरे को हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक. अब एनआइसोट्रोपिक का मतलब देखो, अब यहाँ पे सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड है. अरे हो बोला, हाँ यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड है. अब एनआइसोट्रोपिक में जब आप कोई भी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करो, मुझे कुछ याद आया, इस पे जोक बाद में बोलूंगी, ठीक है. जब आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करो तो उसकी वैल्यू अलग अलग आती. मैंने बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करो, यहाँ से मेजर किया तो वैल्यू अलग आ गई, यहाँ से मेजर किया तो वैल्यू अलग आ गई, यहाँ से मेजर किया तो वैल्यू अलग आ गई. लेकिन 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 आइसोट्रोपिक का मतलब है कि अगर मैंने आपको बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से मेजर करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो, कोई भी डायरेक्शन से करो वैल्यू सेम ही आएगी, उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक. सो
आइसोट्रोपिक मतलब कोई भी प्रॉपर्टी इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कोई भी एंगल से मेजर करो, प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन आइसोट्रोपिक मतलब इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, कहीं से भी करो, वैल्यू सेम आएगी। दैट इज आइसोट्रोपिक माय डियर स्टूडेंट्स। चलो देख लो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। कितने मार्क्स के लिए आ सकता है ये डिफरेंस? 2 मार्क्स के लिए ये डिफरेंस आ सकता है। सो क्रिस्टलाइन, देयर इज अ रेगुलर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग रेंज। अभी तो बोला लॉन्ग रेंज कंपाउंड्स है और ये लॉन्ग रेंज नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज दे मेल्ट एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर। Amorphous solid do not have a sharp melting point. They are anisotropic in nature. They are isotropic in nature. Clear है, clear है, clear है, clear है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का तो आप मतलब समझ गए। अब यहाँ पे 1 मार्क के लिए 2 डेफिनेशन है। तो अब देखो, पहला डेफिनेशन है आइसोमॉर्फस। आइसो का मतलब है सेम, मॉर्फस का मतलब है मॉर्फोलॉजी। बायो के बच्चों को पता होगा, मॉर्फस का मतलब है मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर। सो नाउ व्हेन आई से आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस का मतलब है कि आइसो इज सेम, मॉर्फस इज स्ट्रक्चर। ऐसा कंपाउंड जो एक ही स्ट्रक्चर में अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस। और फिर आता है पॉलीमॉर्फस। पॉली का मतलब है मेनी, मॉर्फस का मतलब है स्ट्रक्चर। सो ऐसा कंपाउंड जो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल हो, दैट इज पॉलीमॉर्फस। देखो, 2 or more substances having the same crystal structure, 2 or more substances having the same crystal structure are called as isomorphous. A single substance that exist in 2 or more crystalline structures. So कोई कंपाउंड अगर 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल हो तो पॉलीमॉर्फस। कोई भी कंपाउंड अगर एक ही स्ट्रक्चर में अवेलेबल हो तो आइसोमॉर्फस। आई रिपीट, 1 मार्क के लिए 2 or more substances having the same crystalline structure, isomorphous, and a single substance, ऐसा एक सब्सटेंस जो 2 or more crystalline structures में अवेलेबल हो, दैट इज पॉलीमॉर्फस। क्लियर है? पॉलीमॉर्फस को यार एक और टर्म है, पॉलीमॉर्फस को कभी कभी एलोट्रॉपी भी बोला जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है सबको इधर तक? सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फस? अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर व्हिच इज अवेलेबल ओनली इन वन स्ट्रक्चर, और पॉलीमॉर्फस अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और अ सिंगल सब्सटेंस which has occurred in many forms is called as polymorphous structure. चलो क्लियर है सब लोगों को इधर तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब पहले हमने देखा सॉलिड्स मतलब क्या, चिपक चिपक के चलती, वो है सॉलिड। अब चिपक चिपक के है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल लेस है और बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद 2 टाइप के सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन और एक है अमोर्फस। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अब फॉर्म्स देखो। पहला फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आयोनिक सॉलिड। अब यार आयोनिक सॉलिड में होता क्या है? तो देखो, आयोनिक सॉलिड में एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ठीक है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब आयोनिक सॉलिड में क्या हो गया? आयंस, यानी 1 इज अ केटायन, 1 इज अ एनायन, 1 इज अ केटायन, 1 इज अ एनायन। अब जैसे ही केटायन ने एनायन को देखा, वो दिल हार बैठा उसके सामने, और केटायन और एनायन में हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, मैं खींचा चला आया तेरी ओर, ऐसा हो गया उनका, और पॉजिटिव और नेगेटिव में हो गया एक अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, तेरी ओर बोल के वो उसके पास चला गया।
सो उनमें आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो व्हेन आई से व्हाट इज अ आयोनिक सॉलिड, तो आप बोलोगे इट इज प्रेजेंट बिटवीन अ कैटायन एंड अ एनायन, और कैटायन और एनायन में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ध्यान से सुनो, पॉजिटिव ने नेगेटिव को इतने जकड़ से पकड़ के रखा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो नेगेटिव फ्लो ही नहीं कर पाता. अब नेगेटिव फ्लो ही नहीं कर पा रहा, तो नेगेटिव कहीं नहीं जा पा रहा, तो इसी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा ही नहीं. इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, यानी जो आयोनिक सॉलिड है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखा है पॉजिटिव ने, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा? So there is no flow of electron. That is why it is a poor conductor of electricity. So solid state में poor conductor है, लेकिन वो liquid state में electricity conduct करता है. Ionic solid. The constituent particles of ionic crystals are charged ion. Charge है positive, negative, positive, negative, positive, negative. The particles of the ionic crystal are held together by electrostatic force of attraction. Perfect. आगे, आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल. यार एक दोनों को उन्होंने इतना टाइट पकड़ के रखा है कि वो हार्ड बन गए हैं, और ब्रिटल मतलब मोड़ा तेला, वो टूट जाएगा. मोडेल आणि तो तुटणार. ठीक है, मोडेल पण वाकणार नाही, मोडेल पण वाकणार नाही, उसको जोर लगाओ वो टूट जाएगा. सो आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. उसके बाद non-conductors of electricity, good conductors when melted. अभी तो बोला solid state में they are poor conductors, but liquid state में they do conduct electricity. So what are ionic solids? Ions are present, positive, negative, दोनों में क्या है? Electrostatic force of attraction. उसके बाद बिल्कुल ही hard है और brittle है. उसके बाद they do not conduct electricity in solid state, but जब हम उनको मेल्ट करें they will conduct electricity. Example NaCl. ये हुआ हमारा ionic solid. Is it clear guys? Is it clear? Next, covalent network solids. अब देखो यार, ionic solids में positive, negative में हुआ आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, लेकिन कोवैलेंट सॉलिड्स में हुआ कोवैलेंट बॉन्ड. अब जैसे आयोनिक सॉलिड बना था आयन से, कोवैलेंट सॉलिड जो है, आयोनिक सॉलिड जैसे बना था, आयोनिक सॉलिड जैसे बना था आयन से, कोवैलेंट सॉलिड बनेगा एटम से. कोवैलेंट सॉलिड बनेगा एटम से, एटम से, एटम से. So in ionic solid, constituent particles were ions, but in covalent solid, constituent particles are atoms. Clear है, clear है, clear है. उसके बाद इन दोनों में कौन सा बॉन्ड है? तो शेयरिंग का बॉन्ड है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड. जितना मैं तेरे प्यार में हूं उतना तू भी मेरे प्यार में है. शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड. और बेटा जब दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाता है, दोनों की तरफ से हो जाता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सो कोवैलेंट सॉलिड्स आर आल्सो वेरी हार्ड. हार्ड होने के वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, और ये एक दूसरे के इतना करीब है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते. So they are poor conductors of electricity. So now when I say covalent solids, आप बोलोगे वो बने हैं एटम्स से, आप बोलोगे वो बने हैं एटम्स से, उनके बीच में है कोवैलेंट बॉन्ड, और जब दोनों को प्यार होता है शेयरिंग से, the bond is very strong. उसके बाद स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो सॉलिड्स हो गए हार्ड, और उसके बाद हार्ड सॉलिड्स तो हो ही गए हैं, और अब वो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करते. सो दे आर सेड टू बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इज इट क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? डायमंड एंड क्वार्ट्ज.
पढ़ लो एक बार. The constituent particles in the covalent network solid are atoms. Crystals are linked by continuous system of covalent bonds. As a result of rigid and strong bonded structure, covalent crystals are very hardest and incompressible, high melting and boiling point. The electrons are localized in the covalent bond. Hence, my dear students, they are poor conductors of electricity. समझ में आया क्या? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत हार्ड है. उसके बाद दे आर रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड. उसके बाद क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, और ये बने किससे हैं? एटम से. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है. आगे बढ़ेंगे. मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड बने हैं आयन से, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनेंगे मॉलिक्यूल से. अब ये मॉलिक्यूल्स यानी इसमें क्या है? तो यार मॉलिक्यूल्स का मतलब है इसमें आएगा मीथेन, इथेन, H2O, CO2, ये सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे. अब इनके बीच में आपको क्या देखने मिलेगा? तो बहुत शेयरिंग से ही देखने मिलेगा. और इन दो मॉलिक्यूल्स में खास कुछ नहीं होता, दे जस्ट हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. सो ये मेनली हमको देखने मिलता है मॉलिक्यूल्स में, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है. अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं. पहला है डाइपोल डाइपोल, पहला है डाइपोल डाइपोल. इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है. डाइपोल डाइपोल का मतलब है, ध्यान से देखो, मान लो HCl है और इधर भी HCl है. अब ये दोनों डाइपोल डाइपोल है, यानी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, दोनों ही डाइपोल है यानी पोलर है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. एक का नेगेटिव जाएगा दूसरे के पॉजिटिव के पास, इसको हम बोलते हैं डाइपोल. इनमें होता है बहुत ही वीक फोर्सेस, ठीक है, बहुत ही वीक, लाइक बहुत ही वीक मतलब ये नहीं कि टूट ही जाएंगे, बट एक अट्रैक्शन से फोर्स बनता है. सो डाइपोल डाइपोल मतलब दो पोल्स होते हैं, वन इज अ पॉजिटिव पोल, वन इज अ नेगेटिव पोल, वन इज अ पॉजिटिव पोल, वन इज अ नेगेटिव पोल. तो दो पोलर यूनिट्स हमने ले लिए, एक का नेगेटिव जाएगा दूसरे के पॉजिटिव के साथ. अपने पास खुद का होता है लेकिन अपनी नजर हमेशा दूसरे वाले पे होती है. सो एक का नेगेटिव जाएगा दूसरे के पॉजिटिव के पास. ये हो गया डाइपोल डाइपोल. उसके बाद आता है वीक डिस्पर्जन फोर्सेस. अगेन इट इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और लास्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा? तो सिंपल है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा इन 3 में से एक एलिमेंट्स के पास से. अब ये 3 में से एक एलिमेंट्स होना ही चाहिए तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. इसको हम बोलते हैं फोन एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. इन 3 एलिमेंट्स में से ही एक एलिमेंट होता है. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है. चलो देन आगे बढ़ेंगे. उसके बाद आते हैं मेटालिक क्रिस्टल. अब मेटालिक सॉलिड्स का मतलब क्या है? मेटालिक सॉलिड्स का मतलब है कि जो मेटल्स में होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स? तो यार दो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड है. अब मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेटल्स आर वेरी हार्ड, प्लस वो होते हैं दिलदार. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे डोनेट इलेक्ट्रॉन. दिलदार, D फॉर दिलदार, D फॉर डोनेट. दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. और मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? दे आर malleable, you can convert them into sheet. They are ductile, you can convert them into a wire. So metallic solids, they have metals in them, made up of metals. They have a metallic bond. They show all the characteristics of metals like good conductors of heat and electricity. They are malleable, they are ductile, they are sonorous.
and they are dildar yani they donate electron. Is it clear guys till here? 5 minutes तो रुको. My mom keeps telling me, इतका चांगला माईक आहे तुझ्याकडं तरी तू का ओरडून ओरडून शिकवते. ओरडून शिकवते कारण जेव्हा मी शिकवणं सुरू करते, काल पण मी लाईव्ह मध्ये सांगत होते, माझ्या आतला टीचर बाहेर येतो आणि मग मी शिकवताना एवढी पागल होऊन जाते ना की मी कशी नाचते, आडवी तेडवी वाकडी येडी निळी दिसते, मला काही फरक पडत नाही. पण शिकवताना इट्स लाईक आय गेट इनटू द कॅरेक्टर आणि मी सगळं विसरून जाते. मी लिटरली ऑफलाईनला होते बाळांनो, तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार, असा स्टेज असायचा मोठा, मी लिटरली लेजिट स्टेजच्या त्या कॉर्नर पासून तर इकडच्या कॉर्नर पर्यंत शिकवताना पूर्ण डान्स परफॉर्मन्स द्यायचे, पूर्ण नाचायचे, इकडून तिकडं, इकडं चढ तिकडं चढ, हात पाय सगळे ऍक्शन करून शिकवायचे. बिकॉज मी विसरून जाते की अरे हो क्या रहा है, मला एवढंच दिसतं की समोर मुलं आहे आणि मला हा कॉन्सेप्ट त्यांच्या डोक्यात टाकायचा आहे. त्याच्यामुळे मी फुल पागल होऊन जाते शिकवताना. आता तरी तुम्हाला कॅमेरामुळे मी एवढीच दिसतीये बाळांनो, पण जर तुम्हाला वाटत असेल मी एवढीच हलतीये तर नाही, तर माझे हे जे पाय, हे पाय सुद्धा मी एवढे वर उचलते तुम्हाला समजावताना. जर मला डोनेट इलेक्ट्रॉन म्हणायचं असेल ह्याच्यासोबत मी पाय पण हलवते. एवढी आय गेट मॅड वेल टीचिंग. तुम्हाला वाटत असेल मानो ही बाई काय पागल आहे, एवढी नाचते, एवढी का ओरडते, तर प्लीज यार समजून घ्या तुम्ही मला, ठीक आहे. कोणासाठी करते मी? तुमच्यासाठी करते. आणि तुम्ही कोणाचे? तुम्ही माझे. चला नेक्स्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आता बाळांनो क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय? सो असं लक्षात ठेवा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज लाइक अ क्यूब. अब मैम ये क्यूब क्या है? तर रुबिक्स क्यूब. रुबिक्स क्यूब असतं ना, रुबिक्स क्यूब, त्या रुबिक्स क्यूब सारखं हे असतं क्रिस्टल. सो दिस क्रिस्टल इज बेसिकली लाइक अ रुबिक्स क्यूब. अब ये क्रिस्टल एक रुबिक्स क्यूब जैसा है, बट अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स है विच वी नीड टू नो. फर्स्ट इज द लैटिस. सो व्हाट इज अ लैटिस? तो लैटिस म्हणजे काही नहीं है बाळांनो. लैटिस का मतलब है कि आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे और वो जो पॉइंट्स है उनका हमको अरेंजमेंट करना है इन अ स्पेस. अब मान लो ये पूरी स्पेस है, 3 डायमेंशनल जगह है. इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हमको उन पॉइंट्स को अरेंज करना है. इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हमको उस पॉइंट को क्या करना है? फिट करना है. उसको हम बोलेंगे लैटिस. So lattice is a geometrical arrangement of points in a 3-dimensional periodic array. Lattice हो गया. अब उस लैटिस के नीचे हमको सपोर्ट के लिए कोई लगाना पड़ेगा. अब उस लैटिस के नीचे हम सपोर्ट के लिए जिसको लगाएंगे उसको हम बोलेंगे बेसिस. उसको हम बोलेंगे बेसिस. बेबी को बेस पसंद है तो देखो, such constituent particles that are attached to the lattice points form the basis of the crystal lattice. डायग्राम दिखाती हूँ, देखो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दिया, ये हो गया हमारा लैटिस. अब लैटिस के नीचे ये जो लगा दिया ये हो गया बेसिस, और लैटिस और बेसिस मिलकर जो फॉर्म कर दिया वो है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर. वो है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ये देखो, समझा? सो 3 डायमेंशनल पॉइंट्स अगर लगा दिए सिर्फ तो लैटिस, वो लैटिस को नीचे से सपोर्ट वो है बेसिस, और लैटिस और बेसिस मिलकर जो लगेगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल. पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. Crystal is the structure that results by attaching a base to each of the lattice point. So lattice arrangement of points in a 3-dimensional array. 3-dimensional में points को लगा दो, उनको support करने के लिए नीचे जो लगाया वो है basis, और lattice और basis मिलके बना दिया crystal. Clear है, clear है, clear है. आगे बढ़ते हैं. Unit cell. देखो मगर प्यार से, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है. बस यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रही हूँ तुमसे.
और ये लाइन टेढ़ी क्यों होती है? पता है ना बेटा तुमको, मुझे लाइन मारने की आदत ही नहीं है, तो क्या करूं बताओ। होता है, ये उम्र में कहाँ मैं लाइन मारूं? मतलब ये उम्र में, मतलब ये उम्र तो मेरी करियर बनाने की उम्र है बेटा। ऐसे बोल रही थी मैं, मार तो सकती हूँ मैं बोर्ड पे, ठीक है, बट मैं करियर बना रही हूँ। देखो अभी ये है तुम्हारा रूबिक्स क्यूब, ऐसे इमेजिन करो ये हमारा वो रूबिक्स क्यूब है। इस रूबिक्स क्यूब को हम बोल देंगे क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तुमको यार इमेजिनरी डायग्राम से हर चीज याद रखनी है। ये हो गया हमारा क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, बट एक्चुअल में ये हमारा रूबिक्स क्यूब है। अब इस रूबिक्स क्यूब में ये जो एक ब्लॉक होता है, इस रूबिक्स क्यूब में ये जो एक ब्लॉक होता है, इस रूबिक्स क्यूब में ये जो एक ब्लॉक होता है, ये वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा है रूबिक्स क्यूब में, ये एक ब्लॉक, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस रूबिक्स क्यूब में ये वाला जो एक ब्लॉक हमको दिख रहा है, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ये छोटा बॉक्स एक बार आ रहा है क्या? नहीं, देखो कितनी बार आया है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, यानी बार 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 आ रहा है। इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। उसी को हम बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल। सो व्हाट इज अ यूनिट सेल? सो यूनिट सेल का मतलब है इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, सबसे छोटा है और बार बार आ रहा है। इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस व्हिच इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पहला टाइप है सिंपल और प्रिमिटिव। अब सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब क्या है? सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब है कि मान लो कि हमको यहाँ पे एक क्यूब दे दिया, हमको मान लो यहाँ पे एक क्यूब दे दिया। अब अगर उस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स को पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स को, कॉर्नर समझते हो, उस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स को, उस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स को पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो यार उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव या सिंपल। यानी यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। सो पार्टिकल अगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे तो प्रिमिटिव। अब आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर पे तो पार्टिकल है, लेकिन एक पार्टिकल बॉडी के पेट में भी है, यानी बॉडी के अंदर भी है। सो इफ वन पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एज वेल एज ऑन द कॉर्नर, उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, particles are present on the corners, particles are present on the corners as well as one particle is present in the center
of the crystal lattice. ये तो आप लिख सकते हो. So particles are present on the corners and one particle is present in the center. उसी को हम बोलेंगे body center. So what do you mean by primitive? Particle सिर्फ corner पे है. अब body centered corner पे तो है, एक body के अंदर भी है. That is your body centered. So particles are present on the corners as well as one in the center. वो हो गया आपका body centered. उसके बाद face centered. अब यहाँ पे भी सेम है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है प्लस हर फेस पे भी प्रेजेंट है. अब हर फेस में आपको कैसे दिखाऊं? वेट, हाँ, आई हैव दिस डब्बा हियर. सी, मान लो दिस डब्बा इज अ क्यूब. ओके, अब इस डब्बे को कितने फेसेस है? देखो कॉर्नर पे तो है, देखो कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हर फेस पे भी है तो कॉर्नर. अब फेसेस देखो कितने हैं? 1 2, ये दो फेसेस हो गए. 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6. सो फेस सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर पे तो है प्लस हर फेस पे भी है. हर फेस मतलब 1 2 3 4, पीछे एक 5 और सामने एक 6. मतलब ये डब्बे में क्या है? ओ हाँ, ये वॉच है टाइटन की. मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दी थी एंड यू ऑल वोंट बिलीव, मैंने यूज भी नहीं किया. टाइम ही नहीं मिलता. लाइक उसको वो फिटिंग विटिंग जो भी है वो कराना पड़ता है. आई डिडंट गेट टाइम ऑल्सो. ऑन माई बर्थडे शी गिफ्टेड मी, बट बर्थडे के दिन मेरे सुबह से रात तक लेक्चर्स थे. यूट्यूब पे ही बैठी थी मैं बर्थडे के दिन भी. कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाई. मेरी बहन ने एक छोटी सी पेस्ट्री लाई थी, बुके लाया था, वो भी देखो यही पड़ा है. कब था मेरा बर्थडे? अभी था 2-3 दिन पहले. ये देखो ये बुके सड़ गया. ये देखो इसमें से कचरा भी निकल रहा है. रूम भी गंदी हो गई. ठीक है, दिस शी गेव मी, वॉच शी गेव मी, और क्या और कुछ तो एक चीज दी उसने. आई डिडंट रियली गेट टाइम. ये बुके के साथ भी मैंने बस एक फोटो निकाला, पड़ा है वहीं पे. लेक्चर आई हैड बर्थडे को भी. देखो अभी यहाँ पे एनीवेज फेस सेंटर. पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स as well as one on each face. इसीलिए तो फेस सेंटर्ड है ना. उसके बाद आता है एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर पे तो है प्लस कोई भी दो फेस पे हो सकते हैं. फिर या तो सिर्फ इधर ये दो पे, या तो ये दो पे, या तो ये दो पे. सो कॉर्नर पे और कोई भी दो फेसेस पे. तो उसको हम बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड भी बोल सकते हैं. तो उसको हम कैसे लिखते हैं? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, particles are present on the corners as well as on any two faces. Clear hai, clear hai, clear hai. Very good. So primitive only on the corners, body centered corner plus one in the body, face centered corner plus one on each face, और end centered corner पे तो है और on any two faces. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब यार ध्यान से सुनो, ध्यान से. मैं ना सिर्फ एक डब्बा निकाल रही हूँ. आई एम नॉट ड्रॉइंग द होल क्यूब, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं होल क्यूब निकालूंगी तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब मेरे को बता दो यार इसमें कॉर्नर कितने हैं? ये क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? ऐसे पकड़ती हूँ, क्यूब में कॉर्नर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8. क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं. सो प्रिमिटिव में पार्टिकल कितने होंगे? 8 क्यों बोला मैंने? क्योंकि 8 कॉर्नर है. लेकिन एक दिक्कत है कि वो जो 8 पार्टिकल है ना, वो पूरा का पूरा पार्टिकल क्यूब के अंदर नहीं आ रहा. वो पूरा का पूरा पार्टिकल क्यूब के अंदर नहीं आ रहा. तो मैम कितना पार्टिकल आ रहा है क्यूब के अंदर? ये देख रहे हो, बस इतना पार्टिकल, बस इतना पार्टिकल क्यूब के अंदर आ रहा है.
इसको हम बोलेंगे only 1/8 part is coming in the cube. So 8 into 1/8 यानी कितना पार्टिकल अंदर आया, टोटल कितना पार्टिकल हुआ 1. समझ में आया? सो प्रिमिटिव का मतलब है 8 कॉर्नर्स है तो 8 पार्टिकल, लेकिन वो 8 के 8 अंदर नहीं आ रहे, उनका 1/8 पार्ट आ रहा है. सो 8 into 1/8 यानी हुआ 1. फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड. अब बॉडी सेंटर्ड का क्या मीनिंग है? 8 पार्टिकल कॉर्नर पे हैं तो 8 into 1/8 तो कांस्टेंट रहेगा, प्लस एक पूरा का पूरा पार्टिकल सेंटर में है, एक पूरा का पूरा पार्टिकल सेंटर में है. सो 8 into 1/8 plus 1. सो 8 कैंसल, 1 plus 1 कितने पार्टिकल हुए? 2. डन. सो प्रिमिटिव में हुआ एक पार्टिकल, बॉडी सेंटर्ड में हुए 2 पार्टिकल. अब हम आते हैं फेस सेंटर्ड. फेस मतलब क्या? 8 कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल है, प्लस हर फेस पे एक है. फेसेस कितने हैं मैंने आपको सिखाया था, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस है. लेकिन एक दिक्कत है, ये 6 फेसेस में क्या हो रहा है ना, पूरा का पूरा पार्टिकल अगेन अंदर नहीं आ रहा. ये देख रहे हो आप, सिर्फ आधा पार्टिकल अंदर आ रहा है, सिर्फ ये आधा पार्टिकल अंदर आ रहा है. सो ये हो जाएगा 6 into 1/2. सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 plus 3 4. सो फेस सेंटर्ड में आए 4 पार्टिकल. समझा? सो प्रिमिटिव का मतलब है पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर. 8 into 1/8 यानी हुआ 1. बॉडी सेंटर्ड 8 into 1/8 प्लस एक है बॉडी में प्लस 1. उसके बाद फेस सेंटर्ड 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे है और हर फेस पे एक है. सो 8 into 1/8 प्लस 6 फेसेस है तो 6, लेकिन वो पूरा अंदर नहीं आया, आधा ही अंदर आया. सो into 1/2. डन. फिर हम आते हैं एंड सेंटर्ड. तो यहाँ दिया नहीं है, बट अब एंड सेंटर्ड तुम बताओ. 8 into 1/8 होगा, प्लस कोई भी 2 फेसेस पे तो 2 और आधा अंदर होगा, 2 into 1/2. सो 8 into 1/8 प्लस 2 into 1/2, 2 पार्टिकल्स हुए. ये तुम करके बताओ मेरे को चैट में. बता तो दिया मैंने ओरली, कैसा गुंडा बनेगा रे तू. रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल. हाँ, यहां से एक डेरिवेशन आएगा जिस पे क्वेश्चन आ सकता है. अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं n से. एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं a से. वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब. ये हम सबको पता है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अब मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. अरे हो बोला, वेरी गुड बहनों. बहनों डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन रो मतलब ही डेंसिटी. आता तुम्हाला सांगितलंय ओव्हरऑल डेंसिटी काढा, टोटल मास काढा. सो डेंसिटीचा फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, लेकिन टोटल मास निकालना है तो कितने पार्टिकल्स है वो देखना पडेगा. सो m into n मास दिलेला आहे, त्यानंतर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिलेले आहे. सो मास इंटू n का, कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन बाळांनो वॉल्यूम. मला सांगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब किती आहे? बाळांनो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आहे a क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब आहे a क्यूब. सो डेंसिटी इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन a क्यूब. इथपर्यंत क्लियर है? व्हेरी गुड. आता बाळांनो नीट लक्ष द्या. मोलर मास बोलकर एक चीज होती है जिसका फॉर्मूला है स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर. मोलर मास बोलकर एक चीज है जिसका फॉर्मूला है स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर. फिर स्मॉल m कितना हुआ? स्मॉल m कितना हुआ? कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. स्मॉल m कितना हुआ? कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. ये सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, ये सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में. आता बाळांनो याला कसं लिहायचं आपण? डेन्सिटी इज इक्वल टू स्मॉल m किती आहे? कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. इकडचा स्मॉल n एज इट इज आणि खालचा a क्यूब एज इट इज. ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. ये हो गया हमारा
फाइनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. सो डेंसिटी हम कैसे लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम. टोटल मास सांगितला इसीलिए m इंटू एन. वॉल्यूम ऑफ क्यूब है a क्यूब. अब हम क्या करेंगे? मोलर मास निकालेंगे. मोलर मास कसं काढतो? स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर. स्मॉल m को वही लिखो, Na को नीचे शिफ्ट करो. सो कैपिटल M अपॉन Na इज इक्वल टू स्मॉल m. सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में. स्मॉल m के जगह आ गया कैपिटल M अपॉन Na, इधर का n और a क्यूब एज इट इज. बाळांनो, हा जो फॉर्म्युला आहे न्यूमेरिकल साठी खूप 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 इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस इज अ व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ओके बाळांनो, चला जाऊयात पुढे. डेरिवेशन पण इम्पॉर्टंट आहे. अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल लैटिस. क्या देखेंगे हम? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल लैटिस. गिव मी अ वाटर ब्रेक गाइस. One minute guys. देखो, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब आता आपल्याला चेक करायचं है. अब हमको चेक करना है कि ये पार्टिकल्स कितने चिपक के बैठे हैं. अगर बराबर पार्टिकल्स ने अब सारी जगह यूटिलाइज कर दी, जैसे मान लो ये हमारे घर का कबर्ड है, ये हमारे घर का कबर्ड है. अब अगर कबर्ड में जितनी जगह है, हमने पूरे कबर्ड में प्रॉपरली हमारे कपड़े भर दिए, मतलब हमने पूरी की पूरी स्पेस यूटिलाइज कर दी. अगर कबर्ड में हमने सारे कपड़े भर दिए, यानी हमने पूरी की पूरी स्पेस यूटिलाइज कर दी, इसका मतलब पॅकिंग एफिशियन्सी बहुत अच्छी आहे. जसं घरी आपण जर कबर्ड मध्ये कपडे ठेवले बाळांनो, आपण ठेवले तर आपण मम्मीला म्हणतो कपाट किती छोटा आहे मम्मी, कपडेच नाही बसत. पण मम्मीने जसे कपाटात कपडे ठेवले बरोबर ते बसतात. सो इसका मतलब है मम्मी ने जगह का सही उपयोग किया है. सो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि पार्टिकल्स अंदर कितने चिपक के बैठे हैं, पार्टिकल्स अंदर कितने चिपक के बैठे हैं, ये हमको देखना है. अब पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का? क्या फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का? तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी पार्टिकल्स की साइज कितनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी वो क्यूब में कितनी जगह है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. और ये हमको परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 100. सो व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग एफिशिएंसी? कि हमको पार्टिकल्स को चिपका के बिठाना है. तो अब वो निकालेंगे हम कैसा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू परसेंटेज में निकालना है. सो इनटू 100 कर दो. बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे. चलो देन अब देखो क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, ये इससे हम आ जाएंगे सीधा वॉइड्स पे. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है पहले हमको उस पे फोकस करना है. चारों बोल रही हूँ फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल्स हमने कितने भी चिपका के बिठा दिए. ठीक है, अब जैसे मैं ये इन शॉर्ट बताती हूँ, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है. अब यहाँ पे बेटा एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है. ये टेक्स्ट बुक में तो उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया आहे, तिथं तुम्हाला एवढं डोकं लावायची गरज नाहीये, कारण चॅप्टरचं वेटेजच इतकं नाहीये, तर इतके क्वेश्चन्सच येत नाही. इथून कुठून क्वेश्चन येतात ते मी तुम्हाला सांगेन. हे बघा, अब यहाँ पे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब है पार्टिकल्स नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में लगे हैं.
अब एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच हो रहा है? दो पार्टिकल को। एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स को टच हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। फिर उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि आप इनको ऐसे स्क्वायर में अरेंज कर सकते हो। स्क्वायर आप समझ रहे हो, इसका मतलब है एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल आएगा, एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल आएगा, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब यहां पे मेरे को बताओ, ये एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? ये एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? तो 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। ठीक है, और यहां पे देखो ये पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है, ऐसे, और नीचे की लाइन ये दो स्पेस में अरेंज्ड है। तो अब यहां पे एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को अरेंज कर रहा है? यहां पे एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को अरेंज कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हुआ 6। ठीक है, सो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब है सारे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे, तो वो हो गया 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एका खाली एक बरोबर अरेंज असतील, त्या केस मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आहे आणि त्या दोघांच्या स्पेस मध्ये तिसरा पार्टिकल गेला, तर मग त्या केस मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर बनतं 6। क्लियर है बाळांनो? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हे 3 डायमेन्शनला जास्त डोकं लावू नका, चॅप्टरचं वेटेजच इतकं नाहीये। आता बाळांनो हे झाल्यानंतर आता तुम्ही पार्टिकल्सला कितीही चिपकी केली, पार्टिकल्सला तुम्ही कितीही चिपकी केली तरीही त्यांच्यामध्ये काही ब्लँक स्पेस तुम्हाला दिसेल। पार्टिकल्सला तुम्ही कितीही चिपकी केली, कितीही पार्टिकल्स जवळ जवळ तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न केला, कितीही पार्टिकल्सला तुम्ही जवळ जवळ लिहिण्याचा प्रयत्न केला तरीही तुम्हाला पार्टिकल्स मध्ये काही स्पेस दिसेल। त्या पार्टिकल्सच्या खाली स्पेसला म्हणायचं व्हॉइड्स, त्या पार्टिकल्सच्या खाली स्पेसला म्हणायचं व्हॉइड्स। सो व्हॉइड्स म्हणजे काय? पार्टिकल्सला कितीही चिपकून बसवा, त्यांच्यामध्ये काही स्पेस दिसेल। पार्टिकल्स को कितना भी चिपका दो, उनके बीच में आपको कुछ स्पेस दिखेगी, उस स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड। यहां से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जहां जहां से आते हैं मैं हर चैप्टर के एंड में बोलूंगी। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 2 टाइप के वॉइड है, वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आता बाळांनो टेट्राहेड्रल वॉइड काय असतं? टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब यहाँ पे 4 पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। ये 3 तो देखो ऐसे अरेंज है, 1 2 3, ये 3 ऐसे अरेंज है। आप बोलोगे मैम चौथा पार्टिकल किधर है? वो केक पे कैसे ऊपर से चेरी रखी होती है, केक पे ऊपर से कैसे चेरी रखी होती है, ये देखो, ये चेरी ऊपर, ये चेरी ऊपर रखी है। सो 4 पार्टिकल्स हो गए, 3 पार्टिकल ऐसे 1 2 3 और चौथा ऊपर, इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। 1 मार्क के लिए आता है व्हाट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप डेफिनेशन में लिखोगे अ वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स। ऐसा वॉइड जिसके आजू बाजू 4 पार्टिकल्स हो, दैट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अ वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टा का मतलब क्या है? 1 2 3 और यहाँ पे ऐसे और आ जाएंगे 1 2 3, यानी 6 पार्टिकल, 1 2 3 1 2 3, 6 पार्टिकल। अब ये 3 को उठाओ और इस पे रख दो, तो ये कैसे दिखेगा? ये 3 को उठाओ और इस पे रख दो, तो ये 1, ये 2 और ये 3। सो ऐसा वॉइड जो 6 पार्टिकल से सराउंडेड हो, वो हुआ हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो हुआ हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अ वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स is a octahedral void and a void which is surrounded by 4 particles
is a tetrahedral void. A void surrounded by 4 particles is a tetrahedral void. A void which is surrounded by 6 particles is termed as a octahedral void. So आपको definition with sketch the diagram आ सकता है. चलो बढ़े आगे. ओके अरे यार यहाँ पे था टाइप्स ऑफ वर्ड. ठीक है कोई नहीं. पैकिंग एफिशिएंसी अब हमको निकालनी है और अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको सबकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की है. सिंपल क्यूबिक, फिर बीसीसी और फिर एफसीसी. ठीक है हम पहले चलो सिंपल क्यूबिक की निकाल लेते हैं. अब सिंपल क्यूबिक की कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल है, आपको एज लेंथ पता है कितना है. एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए से और ए की वैल्यू कितनी है. अब जैसे मान लो ये एक है, ये एक है, ये पूरा हुआ ए एज लेंथ, ये आर, ये आर. सो ए की वैल्यू कितनी हुई? ए की वैल्यू हुई ट्वाइस आर. उसके बाद 10th में हमने सीखा था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है. ट्वाइस आर कैसे आई ये तो हमको याद रहेगा. मग आपण 10th मध्ये शिकलो होतो बाळांनो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर काय असतं. 4/3 पाय आर क्यूब हे असतं व्हॉल्यूम ऑफ स्फीयर. व्हॉल्यूम ऑफ स्फीयर आहे बाळांनो 4/3 पाय आर क्यूब. अरे हो बोला हो बोला हो बोला हो बोला. व्हेरी गुड. व्हॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाय आर क्यूब. त्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ स्फीयर तर क्लिअर आहे. आता बाळांनो व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब काय असतं? व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब असतं ए क्यूब. हे सगळे फॅक्टर्स क्लिअर असतील तर आता खूप इझी जाणार आहे. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाय आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब. अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिख कर दिया था. क्या था पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100%. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100%. चलो अब ये हम लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है अब देखो सारे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इसलिए मैं नई स्लाइड पे लिख रही हूँ. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फीयरचा वॉल्यूम किती आहे? स्फीयरचा वॉल्यूम किती आहे? 4/3 पाय आर क्यूब. ये परसेंटेज में निकालना है तो अच्छा इंटू 100 कर दिया. हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन आता वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब और हमको परसेंटेज में निकालना है सो इंटू 100. परफेक्ट. अब ए का वैल्यू क्या है? हमने पीछे ही तो लिखा. ए का वैल्यू 4/3 को मैं लिखती हूँ 1.33. 4/3 1.33 है. पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब. मतलब ए का वैल्यू है ट्वाइस आर का क्यूब. ए का वैल्यू है ट्वाइस आर यानी ट्वाइस आर का क्यूब. आता बाळांनो नीट लक्ष द्या. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100. आता बाळांनो 2 चा क्यूब किती होतं? 2 चा क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2. काही चालाक मुलं असतात ते 4 लिहितात. 2 2 4, 4 2 8. सो 8 और यहाँ पे आ गया आर क्यूब. डन. 8 और यहाँ पे आ गया आर क्यूब. बाळांनो कैन आई कैंसिल एनीथिंग? आर क्यूब कैंसिल. आर क्यूब कैंसिल. 2 4 8, 2 50 फिर 2 2 4, 2 25. अब क्या क्या बचा है बोलो? अरे बोला. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू 25. 1.33 इंटू 3.14 इंटू 25 अपॉन 2. बाळांनो जर तुम्ही हे कॅल्क्युलेट केलं तर तुमचा आन्सर येणार 52%. किती येणार बाळांनो? 52%. तर ही झाली तुमची पॅकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल.
काय केलं मी? काहीच नाही केलं. व्हॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, लेकिन ए का वैल्यू है ट्वाइस आर, बस डाल दिया 4/3 क्यूब अपॉन ए क्यूब. ए का वैल्यू 4/3 मतलब 1.33, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100. ए का वैल्यू है ट्वाइस आर, अभी 2 का क्यूब 8, आर का क्यूब आर क्यूब. कैलकुलेशन है. क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? हो बोला, हो बोला, हो बोला, हो बोला. हे झालं बाळांनो आपलं, हे झालं आपलं सिंपल क्यूबिकचं. हे झालं आपलं सिंपल बाळांनो क्यूबिकचं. आता अपन करूयात BCC. चलो बाळांनो, 52% आ गया है हमारा सिंपल प्रिमिटिव का. अब हम करते हैं BCC. अब देखो कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं which will make it more simple. अब देखो सारी चीजें तो सेम है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब रहता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 क्यूब. उसके बाद वॉल्यूम, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब. अब जो पिक्चर में ट्विस्ट आने वाला है वो ट्विस्ट इधर है कि a की वैल्यू जो है, a इज द एज लेंथ. वहां पे प्रिमिटिव में a की वैल्यू हमने ली थी ट्वाइस आर, यहां पे a की वैल्यू हमने ली है 4/4/√3 और r. ठीक है, 4/√3 r. और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100. अब ध्यान से देखो, मैं वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट करने ही वाली हूं, वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट करने ही वाली हूं, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ क्या है? 4/3 क्यूब. अब पिक्चर में एक ट्विस्ट है. प्रिमिटिव में पार्टिकल कितना था? एक ही पार्टिकल. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीसीसी में करके दिखाया. कितने पार्टिकल्स थे बीसीसी में? 2 पार्टिकल्स थे. इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 क्यूब, लेकिन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी आर 2, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, और इधर का 100 एज इट इज. अब हम इसको कैसे करेंगे बताओ? सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 को हम ले लेंगे 1.33, पाई को ले लेंगे 3.14, आर क्यूब एज इट इज इंटू 2 एज इट इज, 100 एज इट इज. अब a क्यूब का मतलब है 4/√3 का क्यूब, 4/√3 r का क्यूब, 4/√3 r का क्यूब. वो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 4/√3 r का क्यूब. अब इसको हम कैसे करेंगे? सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 4 का क्यूब है 64, 4 का क्यूब है 64, √3 का क्यूब है 5.19 और r का क्यूब है r क्यूब, r का क्यूब है r क्यूब. क्लियर है? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं. अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे. अरे यार तुमको नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं. चलो अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो 5.19 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जा सकता है. आर क्यूब कैंसल, 64 भी हम कैंसल कर सकते हैं. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये रहा 2 1 जा 2. यस और नो? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अरे बोला 1.33 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 100 और ये 5.19 ऊपर आएगा. ये हो गया 5.19 अपॉन 32. अब बॉस ये अगर तुम कैलकुलेट करोगे, ये 16 से कैंसिल कर सकते हो,
ये 50 से 2 8 जा 16 2 25। अब ये सब कुछ तुम लोग मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये तुम्हारा काम है। मैं यहाँ तुमको आंसर लिख के दे रही हूँ, which is the final packing efficiency, which is 68%। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डाल दिया 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। लेकिन भैया ए का वैल्यू कितना है, 4/√3 आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, परसेंटेज में है इनटू 100 आएगा। और बीसीसी में 2 पार्टिकल्स आते हैं तो इनटू 2 कर दो, इनटू 2 कर दो, इनटू 2 कर दो। क्लियर है। ये हो गया बीसीसी। यार मेरे बोर्ड के एक साइड लाइट आ रहा है क्या? आई गेस इज इट दिस साइड। 1 मिनट गाइस, ये साइड लाइट क्यों आ रहा है मेरे बोर्ड पे? आई डोंट नो, बट ठीक है, तुम लोगों को सही तो दिख रहा है बोर्ड। तो चलो बढ़ते हैं आगे। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, सारी चीजें सेम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। अब इधर के पिक्चर में ट्विस्ट है कि अरे यार मोटा क्यों हो गया तू, मोटा क्यों हो गया? ए का वैल्यू है 2√2, ए का वैल्यू है 2√2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इधर पिक्चर में ट्विस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। मैम किसने बोला मल्टीप्लाई बाय 4 करना है? प्रिमिटिव में एक पार्टिकल था, मल्टीप्लाई बाय 1 किया। बीसीसी में 2 पार्टिकल थे, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। एफसीसी में 4 पार्टिकल है, मल्टीप्लाई बाय 4 करने का रे बाबू भैया। और परसेंटेज में है तो इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अब ए का वैल्यू कितना है? 2√2 आर, इसका क्यूब। अरे बोला। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 4 इंटू 100। 2 का क्यूब कितना? अब कुछ टैलेंटेड लोग बोलते हैं मैम 4। अरे जंगली क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। √2 का जो क्यूब है वो है 2.82 और r का जो क्यूब है वो है r क्यूब। कैन यू कैंसल एनीथिंग? r क्यूब कैंसल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 क्यों लिखा है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100। अब तुम ये सब कुछ मल्टीप्लाई करो और ये सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर उसको डिवाइड करने के बाद तुम्हारी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी रे? वो आएगी 74%। तो कोई भी पिक्चर में गड़बड़ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला एज इट इज। प्रिमिटिव में 1 से मल्टीप्लाई करना, बीसीसी में 2 से, एफसीसी में 4 से। सिंपल। बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 68, एफसीसी का 74 और आपका प्रिमिटिव का 52। यहां से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डैश 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 डैश? प्रिमिटिव 52, बीसीसी 68, एफसीसी 74। बढ़े आगे, चला। उसके बाद क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शंस, इस चैप्टर की जान है ये। अब इम्परफेक्शंस मतलब यहाँ पे सॉलिड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी। ये जो पार्टिकल्स अरेंज्ड है, इन पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अब उसी को हम बोलते हैं इम्परफेक्शंस।
अब ये इम्परफेक्शंस मेनली 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज स्टोइशियोमेट्रिक, सेकंड इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी. स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी. बहुत ध्यान से सुनना है तुम सबको, क्योंकि इसके बाद बैंड थ्योरी है जिसपे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं आपको वहां पे वो बता दूंगी उसमें से. अब देखो, डिफेक्ट यानी कुछ तो गड़बड़ है. सो स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी. अब स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो इक्वल रहेगा. पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो इक्वल मतलब स्टोइशियोमेट्रिक. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब है पॉजिटिव विल नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, और इम्प्योरिटी का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई तो बाहर से आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एटम. सो स्टोइशियोमेट्रिक, number of cation and number of anion are equal. Non-stoichiometric, cation और anion equal नहीं है. और impurity का मतलब है some foreign atom is present. अब stoichiometric है 4 टाइप में, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की, फ्रेंकल. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक 2 टाइप का है, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी. और इम्प्योरिटी 2 टाइप का है, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल. सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल. ठीक है. अब हम देखेंगे स्टोइशियोमेट्रिक में 4 टाइप है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की, फ्रेंकल. अब वैकेंसी में होता क्या है? वैकेंसी में होता क्या है? वैकेंसी में पार्टिकल अपना 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 बैठे होते हैं, अचानक से एक पार्टिकल गायब हो जाता है. अब जैसे ही एक पार्टिकल अचानक से गायब हुआ, जहां से वो पार्टिकल गायब हुआ वहां पे, ध्यान से सुनो, जहां से पार्टिकल गायब हुआ वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. सो ये इफेक्ट कब होता है? तो ये डिफेक्ट होता है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन या हीट करने पर भी. सो सिंपल है, इसमें क्या होगा बेटा, पार्टिकल 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 अरेंज होंगे. एक पार्टिकल अचानक से गायब हो जाएगा. अब जैसे ही एक पार्टिकल गायब हो गया, जहां से वो गायब हुआ वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई. अब 10 लोग बैठे थे, एक बंदा उठ के भाग गया, तर बाळांनो त्याच्यामुळे मास कमी झालं, क्योंकि पार्टिकल तो चला गया, मास कमी झालं. मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हुई, लेकिन द डब्बा रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. अब देखो, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सॉलिड, a particle is missing from its regular crystal lattice. The missing particle creates a vacancy in the lattice structure. Some of the lattice sites are vacant because of the missing. मैंने बोला ना, यहाँ से पार्टिकल मिस हो गया तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई. The vacancy defect can also be developed when the substance is heated. उसके बाद ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास कम होता है, मास कम होने की वजह से डेंसिटी भी कम होती है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड. तो आपको बस ये याद रखना है, ये डिफेक्ट होता कब है? 2 चीजों से होता है, या तो सब्सटेंस को हीट करने की वजह से गरम कर दिया तो पार्टिकल भाग गया, सो या तो हीट करने की वजह से पॉइंट 1, या तो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से. अब यहां से पार्टिकल इज मिसिंग, जहां से पार्टिकल इज मिसिंग वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई. उसके बाद पार्टिकल मिसिंग है तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हुई, लेकिन द वॉल्यूम ऑफ द डब्बा रिमेन्स द सेम. क्लियर है? देख लो एक बार. During crystallization of a solid, a particle is missing from its regular lattice site. The missing particle creates a vacancy in the lattice structure. Some of the lattice sites are vacant because of the missing particle. The vacancy defect can also be developed when the substance is heated. Due to the absence of the particle, the mass of the substance decreases. However, the volume remains constant. बढ़े आगे, चलो. वैकेंसी के बाद आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब 2 पार्टिकल्स के बीच में थोड़ू जगह होती है, उसको हम बोलते हैं
इंटरस्टिशियल स्पेस. तर बाळांनो इंटरस्टिशियल स्पेस काय असते? दो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. अब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, वहां पे आके एक बाहर का पार्टिकल बैठ गया. अब तुम मुझे बताओ इंटरस्टिशियल स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है उस स्पेस में आके एक पार्टिकल बैठ गया, उसी को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब ये जो पार्टिकल बाहर से आके बैठ रहा है वो एक्स्ट्रा पार्टिकल है, यानी मास बढ़ गया. अब मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी बढ़ गई, लेकिन जो डब्बा है, जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. पढ़ो एक बार. Interstitial site in the crystals are the space or the voids between the particles. मैंने बोला ना, दो पार्टिकल के बीच की स्पेस is the interstitial space. When some particles of the crystalline element of the solid occupies the interstitial structure, interstitial space, it is called as the interstitial defect. दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में जब कोई पार्टिकल आके बैठेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जब कोई पार्टिकल आके बैठेगा, उसी को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस. त्यानंतर बाळांनो दिस डिफेक्ट ऑकर्स इन द फॉलोइंग टू वेज. कोणत्या वेज मध्ये होता? एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाइज द एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस. त्यानंतर द एक्स्ट्रा पार्टिकल इन्क्रीजेस द टोटल मास. बाळांनो मास वाढलं तर डेन्सिटी पण वाढते, पण तुमचा जो व्हॉल्यूम आहे बाळांनो, व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे? सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट म्हणजे दोन पार्टिकल्सच्या मधली स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा पार्टिकल येऊन बसला, एक्स्ट्रा पार्टिकल आला म्हणून मास वाढला, मास वाढली म्हणून डेन्सिटी वाढली, बट व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. चला पुढे जाऊया. त्यानंतर हे बघा, हे काय? हा, आता आपण आलोय शॉर्टकी डिफेक्ट कडे. बाळांनो शॉर्टकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट सेम है. शॉर्टकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट सेम है. शॉर्टकी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. अब यहाँ पे शॉर्टकी में क्या होता है? एक पॉजिटिव भाग जाता है, वो बोलता है मैं इस संसार के मोह माया से भाग जाऊंगा. अब एक पॉजिटिव चला गया, अब एक पॉजिटिव के पीछे उसकी पत्नी भी चली जाएगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी. पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव भी चला गया. सो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आर मिसिंग. अब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर में मिस हो गए, इसीलिए उनका जो रेशो है पॉजिटिव नेगेटिव का वो सेम रहा. जैसे मान लो पहले 10 पॉजिटिव थे, 10 पॉजिटिव थे तो 10 नेगेटिव थे. अब एक पॉजिटिव चला गया तो एक नेगेटिव भी चला गया. सो पॉजिटिव नेगेटिव का रेशो इसमें मेंटेन रहता है. अब जहां से वो पार्टिकल भाग गए वहां वैकेंसी क्रिएट होती है, और पार्टिकल भाग गए तो मास कम हुआ, मास कम हुआ तो डेंसिटी कम हुई, लेकिन द डब्बा रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इन एन आयोनिक सॉलिड, आयोनिक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. In an ionic solid, the number of cations and anions are missing the regular positions and creating a vacancy. तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपने लाइट से साइड से गायब हुए, वहां पे आ गई वैकेंसी. It means that vacancy is created by loss of cation is always accompanied by loss of anion. पति अकेला नहीं जाएगा, पत्नी उसके साथ जाएगी. तो केटायन गया तो एक एनायन भी जाएगा. दो पति गए, दो केटायन गए तो उनके दो पत्नियां, दो एनायन भी जाएंगे. Does there exist two holes? होल समझते हो? खड्डा. दो खड्डे हो गए, एक केटायन का एक एनायन का. Does तिकडे झाले exist two holes per ion pair lost, one created by missing cation and other by missing anion. Such paired cation anion vacancy defect is called as Schottky defect. ये पॉजिटिव नेगेटिव जो जाते हैं उसको बोलते हैं Schottky defect. अब यहाँ पे है कंडीशंस फॉर Schottky और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ Schottky पे भी क्वेश्चन आता है. हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर यानी पॉजिटिव नेगेटिव रिक्वायर्ड है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन ही चाहिए. इतना बड़ा केटायन और इतना छोटा एनायन नहीं चलेगा, दोनों की साइज सेम चाहिए. उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ Schottky डिफेक्ट. एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज मास डिक्रीजेस. ये बोला ना पार्टिकल ही गायब हो गए तो मास भी कम हुआ, मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हुई.
लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज और द नंबर ऑफ मिसिंग केटायन एंड एनायन इज इक्वल। केटायन और एनायन इक्वल क्वांटिटी में गायब हो गए। अब इक्वल क्वांटिटी में ते गायब झाले म्हणून कंपाउंड न्यूट्रलच राहिला, क्योंकि 2 पॉझिटिव्ह गए तो 2 नेगेटिव्ह भी जाएंगे, 3 पॉझिटिव्ह गए तो 3 नेगेटिव्ह भी जाएंगे। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल्स सच एज NaCl, AgBr, KCl। सो ये रहे उनके क्या रहे ये रहे उनके एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है ना, देखो शॉर्टकी में केटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन फ्रेंकल में एनायन मोटे का मोटा मतलब डॉक्टर हाथी और केटायन बिल्कुल पोपटलाल। सो फ्रेंकल में एनायन इज वेरी बिग इन साइज और केटायन इज सुकड़ा पुकड़ा पोपटलाल। अब फ्रेंकल में क्या होता है, 2 पार्टिकल्स के बीच की स्पेस म्हणजे इंटरस्टिशियल स्पेस, त्या स्पेस मध्ये बाळांनो 2 पार्टिकल्सच्या मधली स्पेस म्हणजे इंटरस्टिशियल स्पेस, त्या स्पेस मध्ये केटायन क्या करता है, अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ता है और वो स्पेस के बीच में जाके बैठता है। सो केटायन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। अब तुम बोलोगे मैम ये तो बहुत नाइंसाफी है, पॉझिटिव्ह क्यों गया और नेगेटिव्ह क्यों नहीं गया? कारण बाळांनो पॉझिटिव्ह साइज मध्ये इतका छोटू है कि 2 पार्टिकल्स के बीच में वो जाके घुसड़ सकता है, लेकिन एनायन नहीं घुसड़ सकता। केटायन जाऊन 2 पार्टिकल्सच्या मध्ये काढा करू शकतो, पण एनायन नाही करू शकत। केटायन छोटा आहे ना बाळांनो, मग तो कुठेही घुसतो। सो त्याच्यामुळे ओनली केटायन्स कैन गो एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज। अब इसका एग्जाम्पल ये देखो इंटरस्टिशियल साइट उसने ऑक्यूपाई की और यहाँ पे उसकी जगह थी, यहाँ से वो भाग गया। So Frenkel defect arises when an ion of an ionic compound is missing from its regular site and occupies the interstitial space. The cations are usually smaller than anions. Smaller cation is displaced from its normal site to an interstitial space, creates a vacancy at its original position. जहाँ से गया ती जागा तर खाली राहिली, मग तिकडे झाली vacancy. Frenkel defect can be regarded as the combination of vacancy defect आणि interstitial defect. बाळांनो जिथून पार्टिकल गायब झाला तिथं वेकेन्सी झाली आणि तो 2 पार्टिकल्सच्या मध्ये जाऊन बसला म्हणून ते इंटरस्टिशियल झालं। तर फ्रेंकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेकेन्सी अँड इंटरस्टिशियल, कारण एक पार्टिकल सोडून गेला, वेकेन्सी झाली आणि स्पेस मध्ये जाऊन बसला म्हणून इंटरस्टिशियल झालं। जाऊयात पुढे, चला कंडिशन्स फॉर फ्रेंकल। आता बाळांनो फ्रेंकल कोणामध्ये होतं बघा, फ्रेंकल डिफेक्ट ऑकर्स इन आयोनिक कंपाउंड विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। मी सांगितलं ना, एनायन डॉक्टर हाथी, केटायन इज पोपटलाल। त्यानंतर द आयन ऑफ आयोनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। पुढे as no ions are missing from the crystal lattice, the whole density of the solid हे बघा बाळांनो मला सांगा, पार्टिकलने आपली ओरिजिनल जागा सोडली आणि तो कुठेतरी जाऊन बसला, तो मास तो चेंज हुआ ही नहीं, बस पार्टिकल ने अपनी जगह बदली। मास नहीं बदला, डेंसिटी नहीं बदली, वॉल्यूम तो वैसे ही नहीं बदल रहा था कहीं। सो द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट। और फिर एग्जाम्पल दिया है ZnS AgCl, ZnS AgCl, ZnS AgCl। बढ़े आगे, चलो ये हो गया हमारा सॉर्ट की। कोणता की? सॉर्ट की। वैकेंसी पार्टिकल मिस हो जाता है, इंटरस्टिशियल 2 स्पेस मध्ये जाऊन घुसडतो इंटरस्टिशियल। शॉर्ट की एक पॉझिटिव्ह असतो एक निगेटिव्ह असतो, एक पॉझिटिव्ह गेला तर एक निगेटिव्हही जातो। आणि फ्रेंकल 2 पार्टिकल्सच्या मध्ये एक पॉझिटिव्ह जाऊन बसून जातो। आता जर मी म्हणलं बाळांनो पॉझिटिव्हच का जातो निगेटिव्ह का जात नाही, कारण तुम्ही म्हणणार मॅम पॉझिटिव्ह होता पोपटलाल, एवढा छोटी होती त्याची साइज की तो कुठेही जाऊन घुसडू शकत होता। ठीक है, चलो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकल पे क्वेश्चन आता है। मग आपण जाऊयात इम्प्योरिटी डिफेक्ट कडे। कौन से डिफेक्ट के पास जाएंगे हम? यार एसी लावली तर थंडी वाजते, बंद केलं तर गरमी होते।
लय म्हणजे लय त्रास आहे बाळांनो. चला आता इम्प्युरिटी डिफेक्ट बघा. बाळांनो इम्प्युरिटी डिफेक्टचा अर्थ आहे की तिथे कोणीतरी बाहेरून आलंय, कोणीतरी फॉरेन ऍटम आलंय. तर तिथून कोणीतरी जेव्हा बाहेरून येतं, फॉरेन ऍटम येतो, त्याला बाळांनो आपण म्हणतो इम्प्युरिटी डिफेक्ट. काय म्हणतो? इम्प्युरिटी डिफेक्ट. सो इम्प्युरिटी डिफेक्टचा अर्थ आहे कि तिथे कोणीतरी बाहेरचा पार्टिकल आलेला आहे. आता इन दिस केस इसको सब्स्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी क्यों बोला है? सब्स्टिट्यूशनचा अर्थ आहे बाळांनो एक गेली दुसरी आली. आता एक गेली तर तुम्ही बाळांनो वाट बघणार का, तिला म्हणणार का आजा मेरी जिंदगी में, नाही, तुम्ही लगेच दुसरी बघणार. तर बाळांनो सब्स्टिट्यूशन म्हणजे रिप्लेसमेंट. आता इथे काय होतं, सब एटम्स कॉपर के हैं. अब क्या होगा, कॉपर के एटम्स निकलेंगे और उसके जगह सब्स्टिट्यूट आएगा, रिप्लेसमेंट आएगा. कौन आएगा सब्स्टिट्यूट? तो उसके जगह आएगा जिंक विच इज अ सब्स्टिट्यूट. और जिंक कॉपर नहीं है ना, अलग एलिमेंट है ना, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इट इज इम्प्योरिटी, क्योंकि इट इज नॉट कॉपर. सो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है कि वो एलिमेंट्स तो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसके जगह कोई और एलिमेंट उसको निकालता है और वहां आके बैठता है, और वो एलिमेंट हमारे लिए एक इम्प्योरिटी होगा. सो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. In this defect, the foreign atoms are found at the lattice site in the place of host atom. So copper is the host atom और उसके जगह foreign atom आ गया which is zinc. ठीक है, ये यहाँ तक समझ गया आपको. वैकेंसी थ्रू सब्स्टिट्यूशन. आता बाळांनो वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट. अब वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट में देखो क्या होता है. Na+Cl- Na+Cl-. ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होता है. अब एलियोवैलेंट में क्या होता है देखो. एलियोवैलेंट 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 में क्या होता है. NaCl 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 NaCl. ये देखो काय त्रास काय है सर्कलचा. हाँ हाँ देखो NaCl 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 प्रेजेंट है. अब एक Na पे +1 चार्ज है, दो Na पे +2 चार्ज है. अब यहां से मैंने दो Na हटा दिए, म्हणजे Na+, दो Na हटा दिए. आता बाळांनो यहां से मैंने दो Na+ हटा दिए, यहां से मैंने दो Na+ हटा दिए. मतलब कितना चार्ज गायब हुआ, +2. एक का +1 दूसरे का +1, +2 चार्ज गायब हुआ. अब उसके जगह मैंने डाल दिया स्ट्रोंटियम +2, मतलब दो Na+ गए और उसके इक्वल, दो के बराबर एक स्ट्रोंटियम आया. सो Na+, दो के बराबर एक स्ट्रोंटियम आया, तो उसको हम बोलेंगे वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट. Na+, +2 चार्ज किया, उसके जगह स्ट्रोंटियम +2 आया. अब इसको हम कैसे लिखेंगे. Vacancy through aliovalent. Vacancies are created by the addition of impurities of aliovalent ions, that is ions with oxidation state. Suppose that a small amount of SrCl2 is added to NaCl during crystallization. The added Sr+2 ions occupy some of the regular site of Na+ host atom. In order to maintain the electrical neutrality, every Sr+2 ions removes Na के दो आयन. समझ में आया. तो 2Na+ निकलेंगे, 2Na+ निकलेंगे और उसके जगह एक Sr+2 आएगा, उसके जगह एक Sr+2 आएगा. तो एक Sr+2 आएगा तो दो Na+1 निकलेंगे. क्लियर आहे बाळांनो. चला जाऊयात पुढे. त्यानंतर इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी. आता इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी काही नाहीये, हे मेटल आपले 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 बसलेले असतात. आता दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस, दोन पार्टिकल्सच्या मधली स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस. आता ही जी स्पेस आहे याच्यात अननेसेसरी एलिमेंट जसं की कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन हे येऊन बसतात.
सो इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये जेव्हा कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन सारखे एलिमेंट्स येऊन बसतात त्याला आपण म्हणतो इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. सो इन शॉर्ट हा जो कार्बन ॲटम त्या स्पेस मध्ये येऊन बसलाय, इट इज ऍक्टिंग ॲज अ इम्प्युरिटी. In this defect, the impurity atom occupies the interstitial space. For example, in steel, Fe atoms occupy normal lattice site. The carbon atoms are present in the interstitial space. कळालं का? कार्बन ॲटमनी काय ऑक्युपाय केलं बाळांनो? इंटरस्टिशियल स्पेस. पुढे जाऊयात. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. बाळांनो, नॉन स्टोइशियोमेट्रिकचा अर्थ आहे इथे पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्हचा जो रेशो आहे तो इक्वल नसतो. सो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट अराइजेस व्हेन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ atoms of one kind to that of other kind or the ratio of number of cations to anion become different. So positive negative चा रेशो डिफरंट असेल तर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. आता बाळांनो त्याच्यामध्ये दोन आहे. एक आहे मेटल डेफिशियन्सी आणि दुसरा आहे मेटल एक्सेस. आता बघा, मेटल म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि नॉन मेटल म्हणजे निगेटिव्ह. मेटल म्हणजे पॉझिटिव्ह, नॉन मेटल म्हणजे निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह नेगेटिव्हचा रेशो आपल्याला अनइक्वल करायचा. मग एक ऑप्शन आहे मेटल कमी करा म्हणजे मेटल डेफिशियन्सी, किंवा मेटल वाढवा म्हणजे मेटल एक्सेस. सो मेटल पॉझिटिव्ह आहे, सो पॉझिटिव्ह कमी करा म्हणजे मेटल डेफिशियन्सी, किंवा पॉझिटिव्ह वाढवा म्हणजे मेटल एक्सेस. आता मेटल डेफिशियन्सी मध्ये काय होतं बाळांनो? Na+2 O-2 असे बसलेले आहे. हे बघा, ये देखो Na+2 O-2, Na+2 O-2, ऐसे ये बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, बराबर है. अब हमने क्या कर दिया, यहां से दो Na+2 हटा दिए, दो Na+2 हटा दिए. अब दो Na+2 हटा दिए तो क्या हो गया? दो Na+2 हटाने के वजह से या हमने यहां से तीन Na+2 हटा दिए. ये देखो O-2, Na+2, O-2 ऐसा था. अब यहां से हमने तीन Na+2 हटा दिए. कितने Na+2 हटा दिए? तीन Na+2. तो +2 +2 +2 टोटल कितना चार्ज कम हुआ? +6. सो हमने यहाँ से तीन Na+2 हटा दिए, यानी टोटल चार्ज जो गायब हुआ वो था +6, और उसके जगह हमने ऐड कर दिए दो Na+3. आता बाळांनो +2 +2 +2 करून +6च चार्ज गेलाय, बट उसके जगह हमने ऐड कर दिए Na+3 Na+3. सो +3 3 + 3 भी 6 होता है, 2 + 2 + 2 भी 6 होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ निकेल्स वेर 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ निकेल्स आर 2. सो इन शॉर्ट चार्ज तो सेम रहा, +2 +2 +2 +6, बट उसके जगह हमने 2 + 3 ऐड कर दिए. सो चार्ज सेम रहा, लेकिन यहाँ पे 3 निकेल थे और यहाँ पे 2 ही निकेल आए. ये देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से Na+2 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 हटा दिया, बट इसके जगह उन्होंने लिख दिया Na+3. सो +2 +2 +2 +6 चला गया, लेकिन उसके जगह +3 ऐड कर दिया, +6 ही हुआ, लेकिन निकेल तो 3 कम हो गए ना. समजलं? निकेल तर 3 कमी झाले. हे बघा Na+2 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 3 निकेल निकाल दिए और उसके जगह 2 ही निकेल डाले. सो चार्ज 3 + 3 6 ही हुआ, लेकिन ये चार्ज कम हो गया. ठीक है, चला बघा. दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अब जैसे निकेल +2 और +3 दोनों दिखाता है, तो ऐसा मेटल जो दोनों चार्ज दिखाता है ये सिर्फ उन्हीं में पॉसिबल है. पॉजिटिव मेटल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइट. द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ केटायन ऑफ द सेम मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. सो वही मेटल उसी मेटल को रिप्लेस करता है. निकेल ने ही निकेल को रिप्लेस किया, लेकिन एक निकेल पे था +2 और दूसरे निकेल पे था +3. सो निकेल ने ही निकेल को रिप्लेस किया, लेकिन एक निकेल पे था +2 और दूसरे निकेल पे था +3. सो चार्ज +2 +2 +2 +6 ही हुआ, और इधर 3 + 3 6 ही हुआ, बट निकेल कम हो गए. निकेल ने ही निकेल को रिप्लेस किया, लेकिन नंबर ऑफ निकेल इधर वाले में कम है. इधर 2 ही निकल है, इधर 3 ही निकल है. ठीक है, आगे देखते हैं. मेटल एक्सेस. अब ये तो आप समझ गए मेटल डेफिशिएंसी. ठीक है, अब हम करेंगे मेटल एक्सेस. चलो, मेटल एक्सेस. मेटल एक्सेस में क्या होता है? एक्स्ट्रा मेटल ऐड करना है.
तो एक ऑप्शन है यहाँ पे जिंक का एक एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर दो, और जिंक तो न्यूट्रल है, जिंक तो न्यूट्रल है, तो आपको कुछ नहीं ऐड करना है। तो न्यूट्रल आइटम जिंक है, तो जिंक का एक न्यूट्रल आइटम ऐड करो। और अगर आपने मान लो Zn+2 ऐड कर दिया जो केटायन है, अब वो +2 को बैलेंस करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डालने पड़ेंगे। सो वो +2 को 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लेंगे। सो यहाँ पे देखो ना, एक जिंक बीच में आके बैठ गया तो एक्स्ट्रा जिंक हो गया, लेकिन ये जिंक न्यूट्रल था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमने Zn+2 ऐड कर दिया, अब वो +2 को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लिखने पड़े। ठीक है, तो ये हो गया मेटल एक्सिस। अ न्यूट्रल एटम और अ एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन। ZnO प्रेजेंट इन 2 वेज, या तो न्यूट्रल में होगा या Zn+2 में होगा। न्यूट्रल में होगा तो कोई फर्क नहीं, +2 में होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय एनायन वैकेंसीज ऑफ F सेंटर। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, इधर मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। Na+Cl-, 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 ऐसे होता है। अब क्या होता है ना, यहां से ऊपर से हम इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रही हूँ, ठीक है। इथून वरून बाळांनो आपण पास करतो सोडियम वेपर्स, वरून आपण काय पास करतो बाळांनो, सोडियम वेपर्स, वरून आपण काय पास करतो बोला, सोडियम वेपर्स, वरून अपन पास करतो सोडियम वेपर्स। अब वो सोडियम Na+ को देख के, ये Cl- को कुछ कुछ होता है, वो Na+ को देख के Cl- बहक जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन Cl जाता तो है, Cl जाता तो है, लेकिन Cl जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे F सेंटर, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस कंपाउंड को आ जाता है येलो कलर। सो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू F सेंटर, तो आप बोलोगे येलो कलर। NaCl प्रेजेंट था, Cl ने जैसे ही Na वेपर्स को देखा कुछ कुछ होता है, वो उसके पीछे भाग गया और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपाउंड को आ गया येलो कलर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सब पे बहुत कम क्वेश्चन आता है। यहां से अब मैं आपसे 3 डेफिनेशन कराऊंगी। मैंने बोला ना, जो जो IMP है वही मैं अभी आपसे कराने वाली हूँ। यहां से आपको हाँ ये 3 डेफिनेशंस करने हैं। बाळांनो, व्हाट डू यू मीन बाय डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक मतलब दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स? दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब उनकी जोड़ी जमी हुई है तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को देख के रिपेल करेंगे। दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। They have paired electrons and they repel the magnetic field. उसी को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए जगह छोड़ दूं। अब डाय म्हणजे बाळांनो त्यांची जोडी जमलेली आहे, मग ते दुसऱ्याच्या इलेक्ट्रॉनला बघून अट्रॅक्ट होत नाही, रिपेल करतात। सो दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक बेचारे सिंगल होते हैं, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव unpaired electron, they have unpaired electron, hence they are attracted towards the magnetic field, hence they are attracted towards the magnetic field। यानी ये सिंगल होते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को देख के अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन कैसे अट्रैक्ट होते हैं? तो बहुत ज्यादा नहीं अट्रैक्ट होते। दे आर लाइक ठीक है, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, हेंस दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप फेरोमैग्नेटिक की बात करो तो भाई वो तो केमिस्ट्री का पोपटलाल है कि वो, आप बोलोगे मैम पोपटलालशी तुम्ही एवढं ऑब्सेस्ड काय? तर बाळांनो फेरोमॅग्नेटिक म्हणजे जैसे ही उसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखा
उसके दिल में तड़प मच जाती है. So they have unpaired electron. They have unpaired electron and hence they are strongly attracted towards the magnetic field. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम पैरा और फेरो में डिफरेंस क्या है? सो पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड को देख के, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के दिल में तड़प मच जाती है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. गिव मी अ येस और नो गाइस. आता बाळांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये मी सगळे आयएमपी कॉन्सेप्ट्स आणि आर्टिकल्स घेतलेले आहेत सॉलिड स्टेटचे. तुम्हाला जर असेच इम्पॉर्टंट आर्टिकल्स पाहिजे असतील बाकी चॅप्टर्सचे तर कॉमेंट करा. आणि हो 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 हो, एक इम्पॉर्टंट गोष्ट, इथून क्वेश्चन्स कसे येतात तर डिफरन्स बिटवीन क्रिस्टलाइन अँड अमॉर्फस, स्केच ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड अँड स्केच टेट्राहेड्रल व्हॉइड, पॅकिंग एफिशियन्सी कोणाचीही कॅल्क्युलेट करायला सांगू शकतात पर्सेंटेज मध्ये. त्यानंतर डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक, व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टेंट. आणि डिफेक्ट्सचा जो आर्टिकल है वो तो इस टॉपिक की जान है मेरे दोस्त, तो ये स्किप करने की सोचना भी मत. So that's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो. Be positive and keep smiling, guys. Bye bye.